पीछे से आकर गले लगाया करती थी ना, ऐसे ही आकर गले लगा लिया करना। हाँ, तुम्हें और मैडम जी में कोई फर्क नहीं है। उनका गले लगाना और तुम्हारे गले लगाने में एक ही जैसा महसूस होता है। माँ, मैडम जी की एक चाय की दुकान भी है ना? तुम जब भी यहाँ आओगी मैं तुम्हें हर रोज वहाँ से चाय पिलवाऊंगा। आज तुम प्लीज आया करना, प्लीज। बोलो ना, चुप क्यों हो गए? महुआ, पता है आज कुछ अलग लग रहा है, अच्छा लग रहा है। क्या झाड़ू लगा के? अरे नहीं, अपने घर परिवार के लिए पहले की तरह काम करके, भाभी की दुकान की साफ सफाई करके बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा तो हमें भी लग रहा है अरविंद, और हमारी तो नौकरी भी जा चुकी है, और जो कांड हमने किया है ना उसके बाद तो हमें कोई नौकरी भी नहीं देने वाला। इसलिए अरविंद हम ना ये सोच रहे हैं कि भाभी को बोले कि उनकी दुकान चलाने में ना उनकी मदद करेंगे। देवरानी जेठानी जब मिलके दुकान चलाएंगी ना फिर और भी अच्छा होगा, और भाभी अपनी पढ़ाई भी पूरी कर पाएंगे अच्छे से। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, और ऊपर से हमें दुकान चलाने का एक्सपीरियंस भी है। भाभी की चाय की दुकान चलाने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अरविंद, पड़ोसी हैं, इस नाते तुम्हें एक सीख दे रहे हैं। भाभी की दुकान पर काम करोगे तो नौकर बनकर रह जाओगे। अपना कुछ करो या ना करो, पर अपने ही घर में अपनी औकात नौकर की तो मत बनाओ। देखिए, अभी दुकान की साफ सफाई चल रही है, आप थोड़ी देर बाद आइएगा, आपको बढ़िया गरम मस्त कड़क चाय पिलाएंगे, और ये जो आप सीख दे रहे हैं ना उसी चाय में डालकर पी लेना। और हाँ, एक अपना अनुभव भी शेयर कर रहे हैं, जो हमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोकर सीखा है कि अगर रिश्ते में छोटे हो ना तो छोटे बनकर रहने में ही बहुत फायदा है। और जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं ना, यशोदा भाभी, वो बहुत बड़ी इंसान है। उन्होंने इतने इल्जाम सहे हैं ना, फिर भी हर रिश्ते को वो निभाती आ रही है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। अरे उनके लिए नौकर तो क्या, जान तक दे देंगे हम। महुआ। कृष्णा, मैडम जी। बेटे हो तुम माला के, अगर उसका बेटा ये पूजा करेगा तो उसे ज्यादा अच्छा लगेगा। मैडम जी, इस पूजा को करने का हक सिर्फ आपको है। मैंने तो माँ को सिर्फ तकलीफें ही दी हैं। अगर मैं पैदा ही नहीं होता तो माँ को बेटे के भविष्य की चिंता ही नहीं होती, और शायद वो आज जिंदा होती। मैंने तो सिर्फ परेशानियां ही दी है माँ को, लेकिन आपने माँ को सुकून दिया है, शांति दी है। इसलिए इस पूजा को करने का हक सिर्फ आपको है। ठीक है, मैं करती हूँ। नहीं, यशोदा पूजा नहीं करेगी। अशोक की भाभी जी। हाँ सही कह रहे हैं हम, यशोदा पूजा नहीं करेगी। करेगी तो एक शर्त पर। कौन सी शर्त? यही कि तुम यशोदा को मैडम जी नहीं
बल्कि माँ कह के बुलाओगे। आस्था दीदी, बड़ी बेबी, मैडम जी को माँ कहने का हक बस आप दोनों को है। आस्था, बेटा हम तुम्हारी भावनाओं की कद्र करते हैं, लेकिन कृष्णा तुम्हारे दादाजी भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तक कृष्णा यशोदा को माँ नहीं कहेगा तब तक यशोदा पूजा में नहीं बैठेगी। हाँ बेटा, माँ कह दो। कृष्णा, बेटे होने का फर्ज तो निभाते ही हो तुम, तो कह दो ना माँ। ठीक है। नहीं, मैडम जी नहीं कहूंगा, लेकिन माँ भी नहीं कहूंगा। मैं आज से इन्हें दूसरी माँ कहकर बुलाऊंगा। और जहाँ कुछ नहीं मिलता वहां इंसान भला दोबारा क्यों आ? लेकिन फिर भी हम सब चाहते हैं कि तुम किसी ना किसी रूप में इस घर में आती रहो। हम सब तुम्हारे गुनहगार हैं मला, कि तुम अब इतनी दूर चली गई हो कि हम सब तुमसे माफी भी नहीं मांग सकते। बहुत बड़ी गलती हुई हमसे, जो जीते जी तुम्हें अपना न सके, तुम्हारे लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन अब वादा करते हैं तुमसे, तुम चाहे जिस रूप में आओ, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। यशोदा जी। कौन है आप? आपकी वजह से हमारी जिंदगी यहाँ तक पहुंच गई, और बड़ी मुश्किल से हम दोबारा उठने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, आप ऐसे सर झुकाकर खड़े हो जाएंगे और हम सब भूल जाएंगे, माफ कर देंगे? अपराधी हैं आप, अपराधी को सजा मिलती है, भिक्षा नहीं। मुक्ति नहीं, मोक्ष नहीं। चाहे जो हो जाए, इस घर से आपको भिक्षा नहीं मिलेगी।
हम यशोदा के फैसले के साथ हैं। हम भी अपनी बहू के इस फैसले में उसके साथ हैं। हम भी भाभी के फैसले के साथ हैं। और इन सब के साथ आपका ये नाजायज बेटा और उसकी जायज माँ भी। सब मैडम जी के फैसले के साथ है, इसलिए इस घर से आपको भिक्षा तो नहीं मिलेगी। भिक्षा दे दीजिए, यही मेरी सजा है। नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। क्या चल रहा है ये सब? चाची जी, अशोक भैया साधु बनकर लौटे हैं। क्या अशोक साधु बनकर लौट आया? हाँ तो लौटना ही था। जब तक अपने घर वालों से भिक्षा नहीं ले लेता तब तक पूरा साधु कैसे बनेगा? लेकिन यशोदा भाभी ने भिक्षा देने से मना कर दिया है, इसलिए बाहर खड़े हैं। हाँ तो सही किया ना उसने। नाजायज संतान तो इसी की थी और सजा भुगती किसने? यशोदा ने। और तो और जिम्मेदारियां भी उसी ने उठाई। अच्छा हुआ जो यशोदा ने इसको भिक्षा नहीं दी, और मैं तो कहती हूँ उसे भिक्षा देनी भी नहीं चाहिए। अरे मेरे हिसाब से तो इसे भिक्षा दे दें और खत्म करें ये बवाल। वैसे भी साधु वाले वस्त्र तो धारण कर ही लिए हैं, तो जाए बन जाए जाके साधु। अरे हमारे मोहल्ले में तो पहली बार हो रहा है, अब देखते हैं इसका नतीजा क्या होता है। अब इसका जो भी नतीजा होगा वो हमारे मोहल्ले का इतिहास बनकर रह जाएगा। आस्था दीदी मत रो ना, मैं स्ट्रॉन्ग बनना होगा ना, वरना मम्मी की और दादा दादी की केयर कैसे करेंगे? हम चलकर पापा को अंदर क्यों नहीं ले आते? और अगर वो नहीं आएंगे ना तो दादू दादी चाचू चाची हम सब मिलकर उन्हें जबरदस्ती खींचकर अंदर लाएंगे। नहीं दीदी, ये डिसीजन मम्मा को लेने देते हैं। मम्मी हमेशा हमारे डिसीजन को सपोर्ट करती है ना, तो हमें भी तो उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। आस्था, नूपुर सही कह रही है। लेकिन दादाजी, मम्मी पापा इतने दिनों बाद मिले, और अगर वो दूर चले जाएंगे तो हम सब कैसे रहेंगे? जैसे हम रह रहे हैं बेटा। और जैसे तुम्हारी मम्मी रह रही है, रोते रोते बड़ी मुश्किल से सोई है बेचारी। अम्मा, हेलो गुप्ता जी, क्या सोचा करने के लिए? बेटा आपका बाहर बैठा है, मोहल्ले भर में बात फैली गई है। और जितना ज्यादा समय लेंगे फैसला करने में, बात दूर दूर तक जाएगी और उतनी ही बदनामी होगी। क्या क्या कहा तुमने? बदनामी होगी? अरे हमारा बेटा सन्यासी बनना चाहता है और हम नहीं चाहते हैं कि वो सन्यासी बने। एक परिवार रिश्तों की लड़ाई लड़ रहा है और इसमें तुम्हें बदनामी नजर आ रही है। रखो फोन, दोबारा फोन मत करना। बदनामी हो रही है। इन लोगों को तो बस मौका चाहिए, समाज का ज्ञान लेकर चले आते हैं हमें देने। कह रहे फोन रखो। मम्मी चुप हो जाइए ना, प्लीज चुप हो जाइए। मम्मी अब आप कितना रोगी? आपका रोना आपको कमजोर बना रहा है और उस आदमी को मजबूत जो वहां बाहर दरवाजे पर खड़ा है। हर हॉल में सारे घर वाले आपको लेकर परेशान हैं। या तो आप उन सब के साथ नॉर्मली रहिए या उसे भिक्षा दे दीजिए या जबरदस्ती भगा दीजिए उसे। हम भगा देंगे
बहू से। आप रोइए मत। अब बाहर चलिए, अब चलिए, जो करना है करिए, बस बाहर चलिए प्लीज। क्या करना है इसका बताइए। इसलिए कह रहा हूं भिक्षा दे दीजिए। मैं यहां रहकर किसी के लिए मुसीबत नहीं बनना चाहता। भिक्षा मिल जाएगी, मैं चला जाऊंगा, फिर सब खा लेंगे, आप भी और मैं भी। ठीक है, आपको जो करना है कीजिए, मैं भिक्षा नहीं दूंगी। बैठे रहिए ऐसे ही, और आपके बैठे रहने पर आपके अम्मा बाबूजी ऐसे ही खाना छोड़ते रहेंगे। जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए। एक साथ मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर सब कुछ संभाल सकते थे अशोक जी, हम सब कुछ। लेकिन आप भाग गए अकेले और सब कुछ इस मोड़ पर ले आए। तो अब संभालिए आप सब अकेले ही। मत आओ पीछे पीछे कृष्णा, मत आओ। इतना साथ नहीं चाहिए तुम बच्चों का कि मैं कमजोर भी ना पड़ सकूं। होने दो मुझे कमजोर, रो लेने तो थोड़ा। हिम्मत और सांत्वना देने से कई बार आंसू तो रुक जाते हैं, लेकिन अंदर का दर्द जहर बन जाता है। मुझे कुछ भी जहर नहीं बनने देना है। अम्मा भाऊजी, खा लीजिए ना खाना। तुम्हारे कहने से हम तो खाना खा लेंगे, लेकिन हमारी बहू खाना नहीं खाएगी। और जब तक यशोदा खाना नहीं खाएगी तो भला हमारे मुंह से निवाला कैसे उतरेगा। अशोक, चले जाओ यहां से। कहो तो हम दे दे भिक्षा, लेकिन अपनी बहू से नहीं कह सकते हैं कि तुम्हें भिक्षा दे दे, और ना ही तुम्हें ऐसे भिक्षा के लिए इंतजार करता देख सकते हैं। चले जाओ यहां से। तुमसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, चले जाओ यहाँ से। ऐसे ही रोती रहोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। चलो। अम्मा, गृहस्थी उन्होंने छोड़ी है, रिश्ते उन्होंने बुलाए हैं, मैं नहीं भूली हूँ कुछ भी। मैं अभी भी पत्नी हूँ उनकी। वो भूखे रहेंगे तो मैं कैसे खाना खा लूं? ये कैसी जिद है यशोदा? वो खाना नहीं खाएगा तो तुम भी नहीं खाओगी, और तुम लोगों को ऐसे देखकर तुम्हारे माँ बाप यूं ही तड़पते रहेंगे। हर घटना का एक निश्चित अंत होता है अम्मा। अशोक जी के भागने की इस घटना का भी अंत होगा, और वो इसी जिद में होगा। इसीलिए जो जैसे चल रहा है चलने देते हैं, सब कुछ झेल लेते हैं। 2-4 दिन भूखे रहने से मर नहीं जाएंगे हम, और अपने बेटे बहू को भूखा देखकर हम मर जाएंगे। देखो बेटा, बात को समझने की कोशिश करो। अशोक अब सन्यासी हो गया है। वो घर गृहस्थी, माँ बाप, अपनी पत्नी, बच्चे सबसे दूर रह सकता है, तो अन्य से भी कुछ दिन दूर रह लेगा। लेकिन तुम वैसी नहीं हो यशोदा। तुम अभी भी एक बीवी हो, अपने बच्चों की माँ हो, हमारी बहू हो। जिद छोड़ दो,
चलकर कुछ खा लो। अम्मा समझने की कोशिश कीजिए ना। इतने महीनों से इतने दूर थे वो मुझसे। जब भी मन में ये ख्याल आया कि अशोक जी ने कुछ खाया होगा या नहीं, मैं कैसे खाऊं? आपको बच्चों को देख के रोका मैंने, खुद को भूखा नहीं रखा कभी, लेकिन यहाँ पे है वो अम्मा, घर के दरवाजे पर, इतने करीब। कैसे? तो फिर ठीक है। गुनहगार हो तुम, मेरी दूसरी माँ के गुनहगार, मेरी माँ माला के गुनहगार। हाँ, मैं यशोदा का गुनहगार हूँ कृष्णा, पर माला का नहीं। 10 साल गायब रही वो, और फिर 10 साल के बाद एक खत लिखकर अचानक सामने आ गई। मेरे पास समय बहुत कम है। सरकारी अस्पताल के महिला जनरल वार्ड में हूँ। हो सके तो आकर मिलना कभी, आपकी माला। उसने लिखा है कि वो बच नहीं पाएगी। इंसानियत के नाते से तुझे उससे मिलना चाहिए। आप यहाँ? माला नहीं रही। पता नहीं अब बेचारे कृष्णा का क्या होगा। कृष्णा? कृष्णा कौन? कृष्णा माला और उसके प्रेमी का बेटा। मुझे तो पता ही नहीं था कि वो मेरे बच्चे की माँ बन चुकी है। उस बच्चे की माँ जो हमारे प्यार की निशानी है। सच कृष्णा, मैंने तुम्हारी माँ माला से बेहद प्यार किया था। मैं तो उससे शादी भी करने वाला था। इस लड़की को हमसे मिलवाने से पहले घर की इज्जत के बारे में सोच लेता। कामिनी ने हमें बताया था इस लड़की के बारे में। हमें लगा हमारा लड़का बहुत सियाना है, समझदार है, ऐश कर रहा होगा। और हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बड़े बेवकूफ निकलोगे। ना तो ये लड़की हमारी बिरादरी की है, और ना ही इसकी हरकतें गुप्ता खानदान की बहू बनने के लायक है। और तुझे क्या लगा राह चलती किसी भी लौंडिया को उठा लाएगा? बाबूजी, राह चलती नहीं है। हमारे सामने आवाज नीची रखना। ये क्या कर रहे हैं आप? अपने बेटे पर हाथ उठा रहे हैं। तो समझाओ इसे। ये सब किया धरा इस बेशरम का है। और देखिए जरा, इतना सब कहने सुनने के बाद भी कैसे डटी खड़ी हमारी चौखट पे। जरूर इसी ने जादू टोना किया हमारे लड़के पर। एक बात कान खोलकर सुन ले तू, इस घर की बहू तो क्या, हम तुझे इस घर की नौकरानी भी नहीं बनने देंगे। जरा सी भी शर्म बाकी है ना अगर तुझ में, तो दफा हो जाए यहां से। माला, तू कहां जा रहा है? बस समझदारी इसी में है कि हम दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएं। अच्छा, मुझे ना एक मौका और दे दो। मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लूंगा। माला, मैं सच में अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लूंगा। मुझे बेबस देखकर मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रही हो ना? मैं मजाक नहीं उड़ा रही, और मैं तुम्हें कभी बेबस नहीं देख सकती अशोक। मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं होता। मेरे लिए मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम है। ठीक है, मैं ना आज ही अपनी जिंदगी का फैसला करके
तुम्हारे पास हमेशा के लिए लौट आऊंगा। तब तक मेरा इंतजार करना, करोगी ना? क्या भाई, तुमने नाश्ता तक भी नहीं किया है? ये लो, अदरक वाली गर्मा गर्म चाय लाए अपने हाथ से बना के पी लो। कब तक ऐसे गम में रहोगे? मैं गम में नहीं हूं जिज्जी, इंतजार में जी रहा हूं। कब तक इंतजार करोगे तुम माला का? हैं? 6 महीने हो गए उसको गए हुए, ना उसने कोई चिट्ठी लिखी, ना तुम्हें कोई फोन किया। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो तुम्हें छोड़कर चली गई है? हम तो कह रहे हैं तुम ये समझ लो कि तुम्हारा चैप्टर यहीं पर क्लोज हो गया है। अरे हम उसे बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारी जूनियर थी ना, बड़ी प्रैक्टिकल टाइप की लड़की है वो भाई। अब एक बात बताओ, तुमसे शादी करके उसे क्या मिलता? यही रोज के ताने, रोज के लड़ाई झगड़े। अब कोई भी पढ़ी लिखी समझदार लड़की होगी तो क्या वो ऐसे पचड़े में पड़ेगी? कतई नहीं पड़ेगी। अम्मा चुप हो जाइए ना अम्मा। कुछ हल नहीं दिख रहा। बाहर अशोक भी भूखा बैठा है और अंदर भाभी भी। भूख तो दोनों को ही लग रही होगी। लेकिन इस परिस्थिति में हम ये भी तो नहीं कर सकते ना कि भूखे रहकर उस पर दबाव डालें कि यशोदा तुम खाना खाओ तभी हम खाएंगे। ये भी तो ठीक नहीं होगा ना। हेलो चाची जी, सुनिए ना, आप और आपके अड़ोस पड़ोस के कुछ लोग मेरे घर के बाहर एक फकीर बैठे हैं, उनके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आइए ना, वो भूखे हैं। हाँ। जानते थे हम भाभी कि आप इतनी भी कठोर नहीं है। आप ऐसे घर के बाहर भैया को भूखे बैठे रहने नहीं दे सकती। थैंक यू कि आपने इसका भी हल निकाला। मम्मी आप बैठिए, हम अभी आपके लिए खाना लेकर आते हैं। हाँ मम्मी, और जब पापा खाना खा लेंगे आप भी खाना खा लीजिएगा। बैठ जाइए। भाभी रोने दो बहू को। तुम रो लो बहू। हम समझ सकते हैं तुम क्यों रो रही हो। इस बार अशोक अगर इस चौखट से वापस लौट गया तो शायद तुम्हें कभी न दिखे, कभी वापस न मिले। इस बात का अंदाजा हम सबको है बहू। रो लो तुम। चाचा जी एक बार फिर से अशोक से बात करते हैं ना। नहीं मनोज, अब कोई फायदा नहीं। जब हमारा प्यार, उम्मीद और रिश्तों की मजबूती उसे इस चौखट से पार जाने से नहीं रोक सकी तो अब कौन सा बहाना बनाकर चौखट पर बैठे इंसान को वापस लेकर आए। क्यों? क्या हुआ? तुम्हें इस घर से भिक्षा मिल गई?
फैसला करना होगा अभी के अभी, क्योंकि हम अपने समाज के साधु को यहां इस तरह छोड़कर इस समाज के लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहते। या तो आप इसे भिक्षा दे दीजिए, या ये फिर 13 वर्षों तक दर दर भटक कर भिक्षा मांगता रहेगा। और 13 वर्ष के पश्चात ही हम इसे साधु के रूप में स्वीकार करेंगे। अब आप लोगों का फैसला ही इसका भविष्य निर्धारित करेगा। तो करिए आप लोग फैसला।